Good afternoon, everyone. I would like to welcome everybody on this afternoon today. I am Dr. Khurshid Mistry. I am a trustee of the N.K. Davar Cancer Foundation, and I have also started and now I run On Care, which is a cancer wellness and palliative care center. At the onset, मैं कार्फ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया है. ये बहुत इम्पोर्टेंट पैलिएटिव केयर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन ऑफन निग्लेक्टेड टॉपिक है. इसके बारे में हमको चर्चा करने के लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है. इसके लिए मैं कार्फ का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ. तो हम शुरुआत करेंगे कि जब हम एक डॉक्टर बनते हैं हमको एक हिपोक्रेटिक ओथ लेना पड़ता है, और हिपोक्रेटिस ने क्या बताया है कि हम कोई भी बीमारी का 100% इलाज यानी क्योर कभी कभी कर सकते हैं, लेकिन उसका इलाज दैट इज ट्रीटमेंट काफ़ी ऑफन कर सकते हैं. लेकिन जो हम हमेशा हमेशा कर सकते हैं वो एक पेशेंट को कंफर्ट देना, उनको कंफर्टेबल रखना, उनको ये करना, और सिर्फ पेशेंट्स के लिए नहीं, पूरे उनके फैमिली के लिए. तो हम उसके पैलिएटिव केयर, जब हम पैलिएटिव केयर बोलते हैं वो ऑफन एक बहुत मिसअंडरस्टूड सब्जेक्ट हो जाता है. काफ़ी लोग को लगता है कि पैलिएटिव केयर मीन्स एंड ऑफ लाइफ है, अभी कुछ नहीं हो सकता है, या पैलिएटिव अभी केयर है मीन्स अभी और ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है और सिर्फ हमको सपोर्टिव केयर मिलेगा. लेकिन ये सब गलत फहमी है. WHO, जो आजकल हम सब ने उनका नाम बहुत सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी दुनिया के मेडिकल इसके लिए ये करते हैं, उन्होंने एक डेफिनेशन बनाया है पैलिएटिव केयर का कि इट इज़ एन अप्रोच that improves the quality of life of the patients and their families facing problems associated with any life-threatening illness, जैसे कि कैंसर. कोई भी पेशेंट और उनके परिवार की खाली जिंदगी बढ़ाने से फायदा नहीं होता है, उसकी जिंदगी बेहतर बनाने से फायदा होता है. आइडिया वही है कि एक कोई भी पेशेंट और फैमिली के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनका सफरिंग कम करना चाहिए, और उनका सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में नहीं सोचना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम्स जब होते हैं तो इंसान को अलग अलग तरीके से अफेक्ट होता है, जैसे फिजिकल है, साइकोसोशियल है, स्पिरिचुअल है. तो ये सभी प्रॉब्लम्स को, मानसिक, शारीरिक, ये सभी प्रॉब्लम्स को साथ में मिलके उनका ख्याल रखना चाहिए. तो ये वर्ड आया किधर से? जैसे पैलिएटिव, पैलियम, द वर्ड एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है क्लोक. क्लोक एक ऐसी चीज है जो आप बॉडी पे डाल दो तो पूरा कंफर्ट मिलता है. तो इसके लिए उनको पैलिएटिव केयर को कंफर्ट केयर भी बोलते हैं. और कैंसर जैसी बीमारी में, जैसे ऑलरेडी हमने बोला है कि परेशानी बहुत सारी अलग अलग प्रकार की होती है, ये कंफर्ट केयर बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है. तो हम अभी देखेंगे इंडिया मीन्स पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल इंसिडेंस कैंसर का बहुत काफ़ी हद तक बढ़ चुका है. हम इधर हमारे इंडिया में भी देख रहे हैं कि जब पहले हार्डली हम किसी को कैंसर के डायग्नोसिस के बारे में पता चलता था, आजकल हर दूसरे लोग इसको पता, पेशेंट डायग्नोज होता है कैंसर से. और हम पूरे इंडिया में देखेंगे तो हम देख सकते हैं कि एशिया, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कैंसर का बर्डन भी उतना ही ज़्यादा एशिया में है, जिधर हमारा इंडिया भी पड़ता है. एक दूसरा डेफिनेशन WHO ने बनाया है जो हेल्थ का. जब हम बोलते हैं कि हम हेल्दी हैं तो उसका मतलब क्या होता है? हेल्दी का मतलब ये नहीं होता है कि एक बीमारी ना होना. एब्सेंस ऑफ एन इलनेस इज नॉट बीइंग हेल्दी. हेल्दी जब होते हैं जब आपका इमोशनल, स्पिरिचुअल, सोशल एंड फिजिकल, ये सभी डिफरेंट स्फीयर्स, सभी में आपको अच्छा महसूस होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि हम हेल्दी हैं. तो इसीलिए जब हम अभी हमने अब लाइक एवरीबडी हैज रियलाइज्ड द नीड फॉर अर्ली पैलिएटिव केयर इन कैंसर. हम पहले का हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो जब
पेशेंट डायग्नोज होता था तो उनको ओनली एंटी डिजीज थेरेपी मिलती थी, लाइक जो भी है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन है, सर्जरी है, बट वो एंटी डिजीज थेरेपी थी। फिर एंड ऑफ लाइफ यानी डेथ होने से अबाउट 6 महीने पहले, तब लोग को लगता था कि चलो अभी पैलिएटिव केयर शुरू करना चाहिए, सपोर्टिव केयर शुरू करना चाहिए। और बियॉन्ड डेथ बेरीवमेंट केयर जिसको बोलते हैं, जो फैमिली की देखभाल करते हैं, वो होता था। वो एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव था जो पहले हुआ करता था। आज के ज़माने में अभी सभी ने मान लिया है कि पैलिएटिव केयर शुरुआत से शुरू करने में बहुत बहुत फ़ायदा है। यानी आप डायग्नोसिस के टाइम से ही एक पैलिएटिव केयर फिजिशियन या पूरी टीम के साथ जुड़े रहते हैं, और ये पूरी एक टीम एफर्ट है, तो उसमें पेशेंट और उनकी फैमिलीज को बहुत सारी कंफर्ट मिलती है। एंड ऑफ लाइफ केयर तो होती ही है, लेकिन उसके अलावा थ्रू आउट द जर्नी, जब पेशेंट को पहले पता चलता है, एक डायग्नोसिस मिलता है कि कैंसर है, तभी उनकी आधी जिंदगी उधर ही खत्म हो जाती है कि अभी 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 कुछ नहीं हो सकता है। तो उसको वो टाइम में सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। अभी आप ये पिक्चर देखोगे तो ये कैंसर के पेशेंट तो है ही, लेकिन उसको आपको क्या लगता है कौन सी टाइप की सफरिंग्स वो में से गुजर रहे हैं? उसको एक मैसिव डिस्टेंशन है, अब्डोमिनल डिस्टेंशन है, उससे फिजिकल ये तो होता ही होगा। फिर उसके अलावा साइकोसोशल, लोग क्या कहेंगे, उसमें मैं कैसा दिखता हूँ, वो गरीब अभी बहुत एफ्लुएंट नहीं लग रहे हैं। तो इवन मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास पेशेंट्स को सबसे ज़्यादा चिंता पैसे की होती है कि हम फैमिली को कैसे सपोर्ट करेंगे, तो वो साइकोसोशल में आता है। और स्पिरिचुअल, कि भगवान ने ये मुझे क्यों दिया, मुझे क्यों हुआ। और ये सभी वजह से आपकी मानसिक स्थिति यानी मेंटल या साइकोलॉजिकल हेल्थ उससे बहुत अफेक्ट होती है। तो हम प्रिंसिपल्स ऑफ पैलिएटिव केयर मैनेजमेंट में जाए तो बहुत जानना ज़रूरी है कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी, जैसे मैंने बताया कि ये 4 अलग अलग तरह की परेशानी होती है, तो ये एक इंसान उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उसको एक मल्टी डिसिप्लिनरी केयर मॉडल होना चाहिए। उसको अर्ली इंट्रोडक्शन डायग्नोसिस के टाइम से शुरू होना चाहिए, एंड वो पूरी ट्रैजेक्टरी ऑफ द इलनेस यानी थ्रू आउट टिल डेथ एंड बियॉन्ड ये होना चाहिए। उसका एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए कि सिर्फ दवाई से ये काम नहीं चलने वाला है, उसके अलग अलग तरीके से उसका फिजिकल साइकोलॉजिकल हेल्प करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, यानी कि अलग अलग प्रकार की चीज़ का यूज़ करना चाहिए। करेक्ट करेक्टेबल, उसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है उसका इलाज निकालो। जो अभी जैसे पेन है तो पेन का प्रॉब्लम करो, वॉमिटिंग हो रहा है तो उसका करो, तो करेक्ट करेक्टेबल्स, ये बेसिक प्रिंसिपल है एक पैलिएटिव केयर का। जैसे मैंने बताया, नॉन फार्माकोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल मेजर्स, काफ़ी टाइम हद तक हम पेशेंट को लगता है कि हमको दवाई दे देंगे तो हमको अच्छा लगेगा, बट सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता है। उसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, जैसे मन को शांत रखना, बॉडी को फिजिकली फिट रखना, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके लिए फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन की तो ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन उसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रोफिलैक्टिक प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि पहले से सोच के प्रिएम्प्ट करना कि प्रॉब्लम क्या आगे हो सकती है, और प्रॉब्लम हुए उसके पहले उसका हल निकालना। यानी एग्जाम्पल, जब कीमोथेरेपी लेते हैं पेशेंट्स, तो जो नोन साइड इफेक्ट्स है जैसे कि वॉमिटिंग है, डायरिया है, वीकनेस है, उसका सबका इलाज और उसका प्रिस्क्रिप्शन पेशेंट को पहले से ही दिया जाता है। ऐसा नहीं कि वॉमिटिंग शुरू हुआ अभी आप वापस भागते हुए डॉक्टर के पास जाओ कि अभी मैं क्या करूँ। तो डॉक्टर्स और पैलिएटिव केयर टीम ये सब का ख्याल रखती है कि आपको आगे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और उस हिसाब से आपका ख्याल रख सकती है। कम्युनिकेशन एंड शेयर डिसीजन मेकिंग, ये अभी काफ़ी हद तक हमारी कंट्री में नहीं होता है, लेकिन होना चाहिए। जो एक पेशेंट और एक डॉक्टर के बीच में कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि डिसीजन सिर्फ डॉक्टर ले ले। काफ़ी टाइम पेशेंट बोलते हैं नहीं नहीं आप जैसे बताओगे हम करेंगे, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से जो सही है
वो पेशेंट के हिसाब से हमेशा सही हो ये ज़रूरी नहीं है। इसके लिए कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हम जब डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स की बारे में बात करें तो जब हम फिजिकल सिम्टम्स बोलते हैं तो कैंसर में हम क्या काफ़ी हद तक ज़्यादा देखते हैं फिजिकल सिम्टम्स में। एक तो है पेन आई थिंक 90% ऑफ द पेशेंट्स कंप्लेन अबाउट पेन एट सम स्टेज और दी अदर। सो उसका कंट्रोल में रखना, पेन कंट्रोल में रखना अभी बहुत आसान हो चुका है। जैसे साइंस एडवांस करती है उसमें हमको बहुत अलग अलग तरीके से पेन मैनेजमेंट की तरकीबें पता चली है। देन ट्यूमर रिलेटेड, जब मास बहुत बड़ा जो हो जाता है, एक ट्यूमर है वो बहुत आगे फिल जाता है, लाइक हेड एंड नेक में होता है, तो उसमें से वूंड में से ब्लीडिंग होता है। कभी कभी इंटरनल स्टमक में ट्यूमर है तो वो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। तो उसका भी ट्यूमर को कैसे, उसका वूंड है तो कैसे इलाज किया जाए, तो हर एक का उसके हिसाब से जैसे फिजिकल सिम्टम है उसका इलाज अलग से होना चाहिए। दूसरा एक बहुत ही कॉमन सिम्टम, फिजिकल सिम्टम है वो फटीग, थकान महसूस होना। अनवेल, लाइक लोग आके, पेशेंट्स आके कहते हैं हमको अच्छा नहीं लगता, हमको फिजिकली एकदम लाइक फटीग महसूस होती है, थकान महसूस होती है। तो उसका भी अलग, उसका पहले तो कारण देखना चाहिए कि क्यों थकान हो रही है। हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिया है, या उसका डाइटरी इंटेक ठीक नहीं है, या उसको ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत है। तो वो हिसाब से देख के उसका इलाज होता है। ब्रेथलेसनेस, दम लेने में तकलीफ, वो एक वापस बहुत ऑफन देखी जा गई ये है फिजिकल प्रॉब्लम है। अगेन ये फिजिकल प्रॉब्लम के पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं जो हम हर एक इसके में अलग अलग देखेंगे। नोजिया, वॉमिटिंग मैंने बोला वो एक ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट होता है। सो कैंसर में दो प्रकार के प्रॉब्लम्स होते हैं, एक तो एक बीमारी के ऑलरेडी वजह से, और दूसरा है जो ट्रीटमेंट के वजह से, क्योंकि ट्रीटमेंट भी कैंसर का काफ़ी टॉक्सिक रहता है। यानी जैसे कि कीमोथेरेपी है या रेडिएशन है, उसमें पेशेंट जब ले रहे हैं तब काफ़ी तकलीफें होती है, पर उसका सबका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना इजी है। कॉन्स्टिपेशन एंड डिफिकल्टी इन पासिंग यूरिन, ये भी दोनों टाइप के प्रॉब्लम्स है, उसका हल निकल सकता है। लैक ऑफ स्लीप या स्लीपिंग ऑल द टाइम, दोनों अगेन टू स्पेक्ट्रम्स, टू एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम्स यू कैन सी कि कभी कभी लोग को बिल्कुल नींद नहीं आती है चिंता के वजह से या कुछ, या कभी ऐसे भी होता है कि पेशेंट खाली सिर्फ सोते रहता है। तो इनका सबका हमको देख के असेस करके फिर उसका सोल्यूशन निकालना है। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस देखेंगे तो काफ़ी सारे मन में ख्याल आते हैं कि ये मुझको क्यों हुआ, अभी आगे मुझे क्या होगा, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ तो मैं घर कब जाऊँगा, मैं एंड ऑफ लाइफ पे आऊँगा, मेरी जब लास्ट फ्यू डेज है तो वो बहुत पेनफुल, उसकी सब चीज़ का डर रहता है पेशेंट के माइंड में। और जो जब वो अंदर बॉटल करके रखते हैं तो उसका वो प्रॉब्लम्स और होता है। जो तब वो पैलिएटिव केयर टीम के साथ जुड़े रहते हैं तो ये सभी क्वेश्चंस जो उसके मन में है वो बाहर निकाल के पूछ सकते हैं, और उसको जो काउंसलर्स है, साइकोथेरेपिस्ट्स है, उनको काफ़ी तक हद तक कंट्रोल में या रिलैक्स कर सकते हैं। सोशल इश्यूज, जैसे मैंने बोला कि आजकल लाइक इवन फैमिली में लाइक सोशली इट्स बिकम अ टैबू, लाइक लोग कहते हैं अरे उनको कैंसर हुआ है, इधर हमारे घर पे नहीं आना चाहिए, या ये कंटेजियस हो सकता है, ये मुझे भी हो सकता है। या फैमिली में कोल्यूशन काफ़ी टाइम होता है, स्पेशली एल्डरली पेरेंट्स होते हैं या कब, जैसे तो बोलते हैं कि नहीं उन पेशेंट को मत बताना उनको क्या है। तो ये सभी भी फैमिली, पूरी फैमिली के लिए काफ़ी हद तक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। और एक पैलिएटिव केयर टीम जो है वो फैमिली को समझा सकती है, पेशेंट्स को समझा सकती है कि इम्पोर्टेंस क्या है, पेशेंट को जानना क्यों ज़रूरी है। तो वो समझ जाते हैं तो उनके लिए और आसानी हो जाती है। स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस, यानी कि वाई बी, जैसे मैंने बोला भगवान ने मुझे ये बीमारी क्यों दी, मैं तो सब कुछ अच्छा करता हूँ, मैंने कुछ बुरा काम नहीं किया है, फिर भी मुझे क्यों हुआ है। और ये सब परेशानी अंदर से पेशेंट को पूरी तरह से हिला देती है। तो कैंसर तो एक बाजू है ही, लेकिन उसके अलावा ये सब दूसरी परेशानियों जो है वो कैंसर से भी कभी कभी ज़्यादा प्रॉब्लम्स दे सकती है। सो
वापस जैसे मैं बताया है, पैलिएटिव केयर का गोल या मकसद एक ही है कि पेशेंट को पहले तो रिलीफ प्रोवाइड करो, फिजिकल जो भी सिम्टम है, पेन है या कोई भी है डिस्ट्रेसिंग सिम्टम्स है, उसमें से उसको रिलीफ प्रोवाइड करो। उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि जब लाइफ एंड डेथ, जब लाइफ होती है, वन थिंग इज फॉर श्योर कि कभी ना कभी तो आपको द डेथ, यू हैव टू फेस डेथ। And so once you treat death as a normal process, then the acceptance of death becomes much easier. Palliative, काफी लोग को ऐसा लगता है कि पैलिएटिव केयर में मॉर्फिन देते हैं तो उसे डेथ हेस्टन होती है या उसे जल्दी मौत आ जाती है। ये भी सब गलत फहमी है। मॉर्फिन सिर्फ पेन या ब्रेथलेसनेस को मैनेज करने के लिए दी जाती है। इससे पैलिएटिव केयर देने से कुछ किसी भी की भी लाइफ का एंड जल्दी नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। इट जस्ट इंटीग्रेट्स द साइकोलॉजिकल, लाइक जो हमने बोला था वैसे मानसिक, spiritual aspects of the patient's problems, and it offers like एक पेशेंट को एक सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है जिससे वो ये पूरी तरह की बीमारी से और प्रॉब्लम से जुड़ सकते हैं। अगेन एज आई मेंशन्ड अर्लियर कि ये प्रॉब्लम्स इतनी सारी है, इसके लिए ये एक आदमी का या एक डॉक्टर का काम नहीं है। ये पूरी एक टीम अप्रोच है जो सिर्फ फैमिली के साथ, पेशेंट के साथ नहीं, लेकिन फैमिली के साथ भी उनका एनकाउंटर होता है और ये होना चाहिए। इट ऑन द कॉन्ट्ररी, पैलिएटिव केयर लेने से एज ए सेड आजकल टेक्नोलॉजी काफ़ी हद तक हो चुकी है एंड हम काफ़ी सारे कैंसर्स को एक क्रॉनिक स्टेट में ला चुके हैं जो सालों तक पेशेंट कैंसर के साथ भी जीते हैं। लेकिन वो लाइफ का मतलब फिर ही अच्छा होगा जब क्वालिटी ऑफ लाइफ, उसकी जिंदगी की क्वालिटी अच्छी हो। उसको पूरी जिंदगी बेड में बिता के जीनी पड़े या लाइफ सपोर्ट लाइक इस पे जीनी पड़े तो फिर उसका फायदा नहीं है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगेन कि पैलिएटिव केयर एंड ऑफ लाइफ केयर नहीं है, वो बिगिनिंग ऑफ द डिजीज से ही शुरू की जाती है। एंड एक्चुअली ये भी देखा गया है कि जब एक पेशेंट का मेंटल एंड साइकोलॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड अच्छा होता है तो उसकी ताकत डिजीज को लड़ने की और भी अच्छी हो जाती है। सो अगेन कमिंग बैक टू द सेम दिस थिंग दैट द 3 एसेंशियल्स ऑफ केयर, जब हम केयर बोलते हैं, हम केयर में क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्टली तो उसमें होप होना बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ऑनेस्टी होना भी इम्पोर्टेंट है। लाइक फॉल्स होप देना पेशेंट को, वो भी ठीक नहीं है। तो होप देना ज़रूरी है, लेकिन रियलिस्टिक होप। लाइक आपको जब डॉक्टर को पता है कि अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और फिर भी डॉक्टर बताया जाएगा कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, आप सब बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, वो भी सही नहीं है। तो रियलिस्टिक होना, ऑनेस्ट होना, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन होप, रियलिस्टिक होप देना वो भी इम्पोर्टेंट है। और अगेन एज आई मेंशन्ड, इट इज अ होल, लाइक द डिफरेंट एंगल्स ऑफ इट have to be considered. जैसे मैंने पहले भी बताया था, करेक्ट द करेक्टेबल्स। सो करेक्ट द करेक्टेबल्स में काफ़ी बार हमको जो प्रॉब्लम है उसका हल निकालना है। उसमें कैंसर मॉडिफाइंग ट्रीटमेंट जैसे कि कीमोथेरेपी है, अभी आजकल ओरल कीमोथेरेपी भी हो चुकी है। लाइक फॉर एग्जांपल जब एक ट्यूमर बहुत बड़ा हो गया है तो उसको और वो ट्यूमर के वजह से पेशेंट को बहुत तकलीफ हो रही है तो वो सर्जरी करना भी ज़रूरी है। जब डॉक्टर को लगता है कि सिर्फ कीमोथेरेपी या ओरल कीमोथेरेपी से वो ट्यूमर कम हो सकता है तो वो भी हो सकता है। तो पैलिएटिव कीमोथेरेपी या पैलिएटिव सर्जरी भी होती है। सो पैलिएटिव डज नॉट मीन ओनली सपोर्टिव केयर, बट इट इवन मेन लाइन ट्रीटमेंट कैन बी इनकॉर्पोरेटेड फॉर अ पैलिएटिव पर्पस। तो अगेन पेशेंट को हम लोग बिल्कुल ठीक या 100% क्योर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन सर्जरी करके उनका तकलीफ डेफिनेटली दूर हो सकती है। या तो कभी कभी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो इन्फेक्शंस ओरल जैसे उसका एंटीबायोटिक्स है या आईवी एंटीबायोटिक्स है, वो देना बहुत इम्पोर्टेंट है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये एक अगेन वेरी निग्लेक्टेड, ऑफन लोग सोचते नहीं है उसके बारे में ज़्यादा। लाइक थकान है, ये है, तब
हम दूसरी दूसरी तरह की चीज़ करते रहते हैं, मेडिसिन देते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि पेशेंट बीमारी की वजह से ठीक खा पी नहीं सकता है। तो उसमें न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देना या करेक्ट फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन देना वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। माउथ एंड आइज की केयर लेना, स्किन की केयर लेना, बिकॉज अगेन साइड इफेक्ट्स ऑफ कीमोथेरेपी, बहुत टाइम मुंह में छाले पड़ जाते हैं। तो पहले से जब डॉक्टर बता देते हैं कि ये ऑइंटमेंट लगाना है, ये उसे गुगला करना है, गागल करना है, और ये पेशेंट को पहले से ठीक से समझाया जाए कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तब पेशेंट को रिलीफ बहुत मिलती है। अनीमिया है तो ऑफकोर्स वो करेक्ट हो सकती है फार्माकोलॉजिकल मीन्स से भी। लिम्फेडीमा एक साइड इफेक्ट है जो मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी के बाद होती है। अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन। इट्स अ वेरी सिंपल वे ऑफ अवॉइडिंग अ प्रॉब्लम, सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू से। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि या तो पेशेंट समझते नहीं है, या तो डॉक्टर्स समझाते टाइम इतना महत्व नहीं देते हैं एक्सरसाइज के ऊपर कि अभी आपके सब लिम्फ ग्लैंड्स, लिम्फ नोड्स का कट किए हैं, इसके वजह से आपकी लिम्फेटिक ग्लैंड्स में प्रॉब्लम हो सकती है, उसके वजह से आपके हाथ पे सूजन आ सकती है। तो लिम्फेडीमा एक ऐसी बीमारी है जो बिकॉज ऑफ द लिम्फ सर्जिकल रिमूवल ऑफ लिम्फ नोड्स वो हैंड पूरा स्वेल हो जाता है। उसको अवॉइड करने के लिए एक ही तरीका है एक्सरसाइज, और जिंदगी भर एक्सरसाइज। लोग करते हैं एक्सरसाइज, 1 साल करते हैं, 2 साल करते हैं, फिर बोलते हैं अभी ठीक हो गया, और 3 साल के बाद या 4 साल के बाद पूरा लिम्फेडीमा लेके आते हैं। सो अगेन कम्युनिकेशन, पेशेंट को समझाना कि ये एक अवॉइडेबल प्रॉब्लम है, तो उसका कैसे ये हो सकता है। एंड बैलेंस बेनिफिट वर्सेस टॉक्सिसिटी, ये तो हमारे पैलिएटिव केयर का बेसिक प्रिंसिपल है कि जब हम कुछ भी करके उससे फायदा नहीं हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो फिर स्टॉप करो, क्योंकि उसकी टॉक्सिसिटी, जो उसकी साइड इफेक्ट्स होती है या उसकी नेगेटिव इफेक्ट्स होती है, वो बढ़नी नहीं चाहिए। सो जब बेनिफिट मिल रहा है तो थोड़ी टॉक्सिसिटी रहे तो चलेगा, लेकिन जब बेनिफिट वर्सेस टॉक्सिसिटी बैलेंस नहीं हो रही है, तब हमको देखना चाहिए। अभी हम हर एक मेजर प्रॉब्लम पे आएंगे, जैसे कि पेन। अभी पेन एक ऐसी बीमार प्रॉब्लम है जो सबको लगता है कि ये फिजिकल पेन है, फिजिकल, उसको मेडिसिन दे दो, पैरासीटामोल दे दो या कुछ भी दे दो तो उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन एक डेम सिस्ली सॉन्डर्स करके एक बहुत सीनियर पैलिएटिव केयर फिजिशियन है, उसने सोच के अभी ये हाइपोथेटिकेट किया है कि जो जब हम टोटल पेन की भी बात करते हैं, जो एक फिजिकल सिम्टम है, उसके पीछे भी काफ़ी हद तक फिजिकल सिम्टम्स तो है, प्रॉब्लम्स तो है ही, लेकिन इसके अलावा साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल और सोशल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम्स तो सबके मैंने ऑलरेडी बताया है कि कभी कभी कैंसर के वजह से होता है या कभी ट्रीटमेंट के वजह से होता है। लेकिन जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पे आए, यानी एंजाइटी है, फियर ऑफ सफरिंग है, ये सब के कारण भी हमको पेन मैनिफेस्टेशन होता है। सो कभी कभी पेट, लोग बोलते हैं पेट में बहुत दर्द है, फिजिकल प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, बट फिर भी पेशेंट को पेन तो है, वो पेन सही है, ऐसी भी बात नहीं है कि पेन नहीं है, लेकिन उसकी वजह अलग है। कभी स्पिरिचुअल हो सकती है, यानी कि अगेन एज आई सेड, ये भगवान में विश्वास नहीं करना, या मैं बहुत हद तक ये कर रहा, लाइक मैं बहुत भगवान में मानता था फिर भी मुझे ये हुआ है। या तो सोशल, जब पैसे की तकलीफ होती है, अब जब पेशेंट उसकी सफरिंग सोशल प्रॉब्लम है और आप उनको पैरासीटामोल सिर्फ देते रहेंगे तो उनका इलाज नहीं होने वाला है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू सी कि पेशेंट का प्रॉब्लम क्या है और इस तरह से उसका इलाज करना चाहिए। अभी ये थोड़ा टेक्निकल है, हम इसमें ज़्यादा नहीं चाहेंगे, लेकिन पेन के वजह, फिजिकल वजह भी अलग अलग होते हैं, उसका अलग अलग पाथवेज होते हैं। जैसे नोसिसेप्टिव पेन होता है, न्यूरोलॉजिकल पेन होता है, लेकिन ये सब काफ़ी हद तक टेक्निकल है, आज हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन पेन को असेस करने के लिए जब डॉक्टर के पास आप पेन के साथ आप जब आते हो, तो पेशेंट, डॉक्टर काफ़ी बार पूछेंगे कि 1 to 10 के स्केल पे आपको कितना पेन हो रहा है, यानी 1 से 10 तक का हम बताएं तो कभी कभी पेशेंट बोलते हैं नहीं अभी का ऑलमोस्ट 7-8 होता है, या कभी कभी पेशेंट बोलते हैं नहीं 3-4 तक पे पेन है। तो WHO ने अगेन
कैसे डॉक्टर्स को कैसे समझा जाएगा कि कौन सा मेडिसिन कब देना है, इसके लिए एक पेन लैडर बनाया है। तो स्टेप 1 में नॉर्मली नॉन ओपियोइड एंड एडजुवेंट थेरेपी सच एज पैरासिटामोल्स है, ऐसा देते हैं। स्टेप 2 में ओपियोइड्स, माइल्ड ओपियोइड्स देते हैं, उसमें साथ नॉन ओपियोइड एंड एडजुवेंट थेरेपी भी साथ में दी जाती है। एंड स्टेप 3 है, जैसे पेन 7 एंड अबव है, तब डेफिनेटली ओपियोइड्स, यानी कि जब मैं ओपियोइड की बात करती हूँ, ज़्यादातर इधर हम लोग मॉर्फिन यूज़ करते हैं, और उसके वजह से भी मॉर्फिन के लिए बहुत गलत फहमी है दो लोगों के मन में कि मॉर्फिन से एडिक्शन हो जाएगा या मॉर्फिन लेने से पेशेंट सोता रहता है। लेकिन एक पैलिएटिव केयर फिजिशियन यानी या तो एक डॉक्टर जिसको मॉर्फिन की सही मात्रा में कैसे यूज़ करनी है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स कैसे मैनेज करने हैं, ये जब देखा जाए तब मॉर्फिन बिल्कुल सेफ है और देना भी चाहिए। यू शुड नॉट रेजिस्ट फ्रॉम टेकिंग मॉर्फिन। काफ़ी बार डॉक्टर्स जब देते भी है मॉर्फिन, पेशेंट्स लेते नहीं है कि नहीं उससे एडिक्शन हो जाएगा, तो ये सही बात नहीं है। जैसे डॉक्टर्स दे और जैसे जो डोज में दे वो लेना बहुत ज़रूरी है। So again, as I have already mentioned, management of pain, pharmacological measures can be by the mouth, like यानी आप गोली ले सकते हो, by the clock, यानी हर टाइम पे उनका पर्टिकुलर होता है, लैडर के हिसाब से देते हैं। एंड उसके अलावा जो नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स है, यानी कि सपोर्टिव केयर है, काउंसलिंग है, रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, ये सब भी टच थेरेपी है, जब पेशेंट को आश्वासन दिया जाता है कि नहीं देखो ये सब हम मैनेज कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारी फायदे होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, बिलीव दैट द पेन इज एज सिवियर एज द पेशेंट सेज। अगेन मैंने वैसे वही बोला कि साइकोलॉजिकल पेन को भी हम ऐसे नहीं कहते हैं कि इसमें पेन नहीं है। जब पेशेंट वो कहते हैं कि हमको 7 लेवल तक का पेन है, डॉक्टर का ये है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको मानना और उसको वो तरीके से ही ट्रीट करना। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसे भी होता है कि डॉक्टर्स को लगता है नहीं नहीं ये तो सिर्फ साइकोलॉजिकल है, वो तो हो जाएगा, लेकिन फिर भी वो पेन तो महसूस कर रहा है पेशेंट। तो इसके लिए बिलीव द पेशेंट जो बोल रहा है, और पेशेंट की भी जिम्मेवारी होती है कि जितना हद तक वो कर सके उसका खुद का असेसमेंट ठीक से होना चाहिए। रीअसेस एट रेगुलर इंटरवल। सो एक बार एक प्रिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर ऐसे नहीं है कि महीनों तक वही लेते रहो। आपको बार बार डॉक्टर के पास जाके आपको फायदा हुआ नहीं हुआ, क्या हो रहा है, वो सब बताना जरूरी है। हर एक पेशेंट, इंडिविजुअलाइज ईच पेशेंट्स पेन। ऐसा नहीं है कि हमने 10 लोग को ट्रीट किया है तो 11वां भी को भी ऐसे ही ट्रीट करेंगे। 10 को फायदा हुआ, 11वां को नहीं भी हो सकता है, उसको कुछ अलग तरीके से भी शायद कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन करना पड़ता है। सो इंडिविजुअलाइजिंग, हर एक पेशेंट के लिए उनका खुद का प्रिस्क्रिप्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैनेजिंग द साइकोसोशल इम्पैक्ट। सो सोशल वर्कर्स होना टीम में वो बहुत, क्योंकि जब फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, आप जितना भी मॉर्फिन दे दो उनका वो पेन कम नहीं होने वाला है, तो उसके लिए वो साइकोसोशल इम्पैक्ट बहुत ज़रूरी है। जैसे हमने पहले बताया था, वीकनेस, फटीग, ये एक अगेन आई थिंक 80 to 90% ऑफ द कैंसर पेशेंट्स कंप्लेन ऑफ दैट। एंड इवन फैमिली मेम्बर्स के लिए दिस बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम कि पेशेंट उठता नहीं है, उसका कुछ करने का मूड नहीं होता है। सो उसको कैसे ये किया जाए? तो फर्स्ट तो एजुकेट द फैमिली, बिकॉज एज आई सेड इट इज़ अ डिस्ट्रेसिंग सिम्टम। जब फैमिली देखते हैं कि पेशेंट एक सोया रहता है, वो कुछ करने का नहीं कर रहा, लाइक मैनेज नहीं कर रहा है, तो फैमिली को भी एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। सेकेंडली, करेक्ट द करेक्टेबल्स में अनीमिया, कभी कभी फटीग और थकान ऐसे लिए भी होती है कि हीमोग्लोबिन बहुत कम है, अनीमिया है पेशेंट को, तो उसका भी हल निकाला सकता है। कभी डिप्रेशन है तो इसके लिए भी हो सकता है, स्टीरॉइड्स दे सकते हैं उसके लिए, फटीग के लिए। तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है वो पहले असर्टन करना बहुत ज़रूरी है। मॉडिफाइंग लाइफस्टाइल्स, यानी कि कभी पेशेंट को बहुत ज़्यादा चल के दूसरे रूम में जाना पड़ता है या टॉयलेट के लिए बहुत दूर चलना पड़ता है, तो वो थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी हो सकता है कि पेशेंट का बेड थोड़ा टॉयलेट के पास रखे,
या उनको ज़्यादा चलने फिरने की, खाने की टेबल भी उनके बेड के पास ही हो, तो वो थोड़े मॉडिफिकेशंस भी बहुत काम आते हैं। डाइटरी दिस थिंग एज आई सेड, पेशेंट खा पी नहीं सकता है तो थकान तो महसूस होगी ही। तो वो खा पी नहीं सकता है उसका मतलब ऐसे नहीं कि उसका न्यूट्रिशन नहीं होना चाहिए, उसको सही तरीके से न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स देना चाहिए, उसका डाइट मॉडिफाई करना चाहिए, जो पेशेंट को अच्छा लगे वो ऐसा फ्रीक्वेंट मील्स लेकिन स्मॉल मील्स देना चाहिए, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड अगेन इंक्लूडिंग द पेशेंट इन द डिसीजन मेकिंग। आप ऐसे तय नहीं कर सकते हैं कि उनको ये सप्लीमेंट देना है या उनको ये लेना ही है। कभी कभी पेशेंट्स वेजिटेरियन होते हैं या उनके रिलीजियस बिलीफ के अगेंस्ट सर्टेन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो पेशेंट के साथ डिस्कस करके फिर उनको वो जो भी देना है वो देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंक्लूडिंग द पेशेंट्स इन द डिसीजन मेकिंग। और पेशेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करना, ना कि सिर्फ जो ऐसा बोल देना कि आप जो करे बोलोगे हम करेंगे। ब्रेथलेसनेस जैसे हमने बताया वो डिस्पनिया बोलते हैं। ये एक सिम्टम है, नॉट अ साइन, बट एंड इट मेजर्स। सो उसका जैसे परसेप्शन ऑफ ब्रेथलेसनेस, अगेन ब्रेथलेसनेस के लिए भी अलग अलग रीजंस रहते हैं। कभी तो एक फिजियोलॉजिकल रीजन होता है, बट समटाइम्स इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू पैनिक अटैक्स। लाइक जब पेशेंट बहुत एंजाइटी हो जाती है, उसको पैनिक अटैक ज़्यादा हो जाती है, तो उसके वजह से भी ब्रेथलेसनेस होता है। तो आप उनको सिर्फ इनहेलर्स देते रहोगे या ऑक्सीजन पे रखोगे, उससे उसका ब्रेथलेसनेस कम नहीं होने वाला है। अब जैसे हम लोग विल एड्रेस देयर एंजाइटी, वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट कि वो एंग्शियस क्यों है, ये पेशेंट्स को पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे हैं, और उनके साथ काउंसलिंग करके उनका प्रॉब्लम का ये करें, तो उसका ब्रेथलेसनेस में भी उनको फायदा होगा। सो अगेन द सेम थिंग, मैनेजमेंट, करेक्ट द करेक्टेबल्स। अनीमिया हो सकता है, प्लूरल फ्लूइड, जब फिजियोलॉजिकल रीजंस होते हैं ब्रेथलेसनेस के लिए तब वो करना पड़ता है। जब असाइटिक फ्लूइड बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको टैप करना पड़ता है। उसके पॉस्चर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब पेशेंट स्ट्रेस्ड है या एंग्शियस है तो इट टेंड्स टू टाइटन अप या क्राउच। सो द पॉस्चर ऑफ द बॉडी उसको बताना ज़रूरी है कि बारी विंडोज खोल दो एंड रिलैक्स, थोड़ा बैठो, ढीले कपड़े पहनो, तो उसमें भी बहुत पेशेंट को फायदा होता है। Low dose steroids, of course, definitely will help. Bronchodilators will help. Oxygen again is a controversial thing because you have to see कि saturation कम है तो ही ऑक्सीजन देना है। जैसे मैंने बताया कि एंजाइटी के वजह से ब्रेथलेसनेस अटैक हो रहा है और पेशेंट को आप ऑक्सीजन पे रख दोगे तो उसको फायदा नहीं होना है, उसको ऑन द कॉन्ट्री वो एडवर्स इफेक्ट हो सकती है। इसके लिए भी। एंड टर्मिनल डिस्निया, कभी कभी टर्मिनल स्टेजेस में जब ब्रेथलेसनेस होती है उससे मॉर्फिन से वापस बहुत फायदा होता है। जब लो डोज मॉर्फिन देते हैं उससे ब्रेथलेस, ऑफ कोर्स मॉर्फिन इज प्राइमरीली गिवन फॉर पेन बट इट इज ऑल्सो यूज फॉर ब्रेथलेसनेस। देन साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पेशेंट या कोई भी ह्यूमन बीइंग के जिंदगी में, जो अगेन वेरी ऑफन इट इज हमारे कल्चर में स्पेशली बहुत ऑफन निग्लेक्टेड है। जो मानसिक बीमारी है कोई भी सोचता नहीं है कि उससे भी इतने सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और कैंसर जैसी बीमारी में मैं बार बार बोलूँगी कि कैंसर डिजीज के अलावा जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है वो बहुत बहुत ज़्यादा है। तो ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना पेशेंट को और उनके फैमिलीज को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे काउंसलर्स होना, काउंसलर्स साइकोलॉजिस्ट रहते हैं जो ट्रेन साइकोलॉजिस्ट रहते हैं, और वो पेशेंट के साथ सिर्फ बातचीत करके भी उसका हल निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसे वो साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि उनका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हद तक हो चुका है, तब उनको एंटी डिप्रेसिव मेडिकेशन पे भी रखना पड़ता है, जो एक साइकियाट्रिस्ट का काम है। लेकिन वो भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातचीत से ही काम चलेगा। काफ़ी हद तक बातचीत से काम हो जाता है, लेकिन जब नहीं होता है तब उनको साइकियाट्रिस्ट के पास भी भेजना बहुत ज़रूरी है। एंड सेल्फ डिपेंडेंसी ऑल्सो, टू ट्राई एंड टीच देम कि हर बार जब अटैक होता है या पेशेंट को डिप्रेसिव फील होता है तो हर बार वो
इमीडिएटली साइकोलॉजिस्ट को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सो उनको पहले से ही सिखाया जाता है कि जब आपको ऐसे अटैक्स आए या ऐसा आपको महसूस होना शुरू हुए तो आप क्या कर सकते हो, यानी डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स है जिससे आपको रिलैक्स फील हो सकता है, योगा है, ऐसी काफ़ी सारी टेक्निक्स रहती है जो हम पेशेंट्स को पहले से बता के रखते हैं कि उनको हर बार भाग के एक साइकोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत ना पड़े। वो साइकोलॉजिस्ट एज अ पार्ट ऑफ द पैलिएटिव केयर टीम दे आर ऑलवेज अवेलेबल। रात को भी किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो साइकोलॉजिस्ट हमेशा बातचीत करते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाए। तो पेशेंट को सेल्फ डिपेंडेंट करना भी हमारी ये रहती है, एक एम रहती है। एंड नेटवर्किंग वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज एक पेशेंट सपोर्ट ग्रुप जैसे बनाते हैं उससे बहुत लोग को बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि काफ़ी हद तक पेशेंट को जब वो ये प्रॉब्लम से गुजर हो रहते हैं उनको लगता है कि मुझे ही ये क्यों हुआ है, लेकिन जब एक सपोर्ट ग्रुप में आते हैं, जब सुनते हैं कि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो से सिमिलर प्रॉब्लम्स से गुजर रहते हैं, तो उनको फिर थोड़ा आश्वासन मिलता है, उसको थोड़ा कंसोलेशन मिलता है कि मैं ये जर्नी में अकेला नहीं हूँ। एंड एडवांस डायरेक्टिव्स जो अगेन हमारे इंडिया में अभी आ चुके हैं, लेकिन एक लीगल फ्रेमवर्क की तौर से आ चुके हैं, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, जो है एक जो हम जिसको बोलते हैं एक लिविंग विल, या आपकी आगे की आपको क्या करना है जब एंड ऑफ लाइफ आए, तब आपको वेंटिलेटर पे जाना है, रिसैसिटेशन लेना है या नहीं लेना है। काफ़ी हद तक मोस्टली इधर या तो डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं या तो फैमिली मेम्बर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन अभी लॉ या कानून चेंज हो चुका है, एक लीगल लॉ पास हो चुका है जो एक पेशेंट अपना लिविंग विल, उसको लिविंग विल बोलते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना सकता है और बता सकता है कि मुझे एंड ऑफ लाइफ में कैसी ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे वेंटिलेशन पे आपको रखना चाहिए या नहीं, या मैं नहीं जाना चाहता हूँ आईसीयू में, मुझे घर पे ही रख के कंफर्टेबल रखो। वो सब पेशेंट खुद वो अपने एडवांस डायरेक्टिव्स से फैमिली को भी और डॉक्टर को भी बता सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ये लॉ तो आ चुका है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आई एम श्योर वो धीरे धीरे हो जाएगा। और bereavement सपोर्ट जो अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि पेशेंट चले जाने के बाद भी जो फैमिली की हालत होती है उसको भी, फैमिली को भी जो bereavement केयर बोलते हैं वो कंटिन्यू रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। सोशल प्रॉब्लम्स जैसे मैंने पहले बोला, सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कंट्री में फाइनेंशियल एड है, उसके लिए भी काफ़ी सारे एनजीओज है, जैसे कि कार्फ है, हमारा खुद का इनके डाबर है, और बहुत बहुत अलग दूसरे एनजीओज है जिससे फाइनेंशियल एड मिलती है। उससे काफ़ी हद तक हम उनका सोशल बर्डन, फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम कर सकते हैं। सेकेंडली ये है जो बड़ा सा प्रॉब्लम है, ये एक टैबू है कि कैंसर के बारे में, कि हम उसको कैंसर हुआ है हमको उनके घर पे नहीं जाना है, और ये खास करके वापस विलेजेस में, गांव में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। उनको लगता है कि अभी कैंसर हुआ है तो सबको फैल जाएगा, तो उसका वो अवेयरनेस क्रिएट करना कि कैंसर इज़ नॉट एन इन्फेक्शियस डिजीज़। काफ़ी बार स्पेशली विमेन को, अगेन मोर अ बिगर प्रॉब्लम इन आवर कंट्री इज़ द ऑस्ट्रासाइजिंग ऑफ विमेन। मदर इन लॉ, लाइक यू नो, इन लॉज जो रहते हैं वो बच्चे लेते हैं, जब वो एक लेडी को कैंसर होता है कि आप बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते हो। तो ये टैबू रिमूव करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सोशल वर्कर्स के थ्रू से, अवेयरनेस के थ्रू से हो सकता है, बिकॉज ऑलरेडी पेशेंट और उनका फैमिली इतने प्रॉब्लम से ये डील कर रहे हैं, और उसके अलावा जब सोसाइटी उसके ऊपर ये सब प्रॉब्लम्स डालती है तो ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अरेंज लोकल हेल्प इन द कम्युनिटी, सो कम्युनिटी को भी इनकरेज करना चाहिए कि पेशेंट्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं वो। Availability of medical and nursing care even at home, like that is what a lot of NGOs and all of us are trying to do now, is give home care, कि जब पेशेंट घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और या तो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकते हैं, पैलिएटिव केयर या कंफर्ट केयर वो घर में भी दे सकते हैं। एंड अगेन अ वेरी वेरी निगलेक्टेड पॉइंट इज केयर फॉर द केयर गिवर्स।
जो केयर गिवर रहते हैं, हमारे जो पेशेंट के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं, कभी कभी उनके ऊपर ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा पेशेंट से भी ज़्यादा हो जाता है, बिकॉज वो फिजिकली तो पूरे टाइम उसका जॉब चला जाता है, कभी 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 वो बाहर नहीं जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ मिलजुल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पूरा टाइम 24/7 पेशेंट के साथ जुड़े रहते हैं और वो खुद की दरकार करना भूल जाते हैं। तो एज अ पैलिएटिव केयर टीम वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ द केयर गिवर्स। जैसे कि हमारा खुद का एक एनजीओ है जो ऑन केयर है, मैं बाद में बताऊंगी, वो एक रिलीफ फॉर केयर गिवर्स भी है, जिधर हम पेशेंट्स की देखभाल करते हैं और केयर गिवर्स को थोड़ा उनका फ्री टाइम मिलता है। स्पिरिचुअल नीड्स, एज ए सेड, अभी हमारे कंट्री में इतने सारे अलग अलग रिलीजन्स हैं, तो हम जितना हो सकता है, जितनी हद तक हो सकते हैं उतना सेक्युलर रहना चाहते हैं, लेकिन सेक्युलर रहने से भी स्पिरिचुअल जो नीड्स है वो हम डेफिनेटली एड्रेस कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास काफ़ी प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स भी है, जैसे कि फीका है, फैसेट है। उससे हमको, जैसे वो क्वेश्चनर रहता है और वो क्वेश्चंस के हिसाब से हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट्स को स्पिरिचुअल डिस्ट्रेस है कि क्या है, तो वो बहुत हेल्प कर सकती है। एंड पेशेंट्स के साथ बात करके उनके कंसर्न्स हम दूर कर सकते हैं। एंड गोल्स ऑफ केयर, कि पेशेंट का गोल क्या है, उनका जीने का मकसद क्या है, या वो क्या किसके बारे में इतना फिक्र कर रहा है, वो हमको जब पता चलता है तो उनके साथ मिलके, हम पेशेंट के साथ मिलके उनके गोल्स ऑफ केयर भी डिसाइड कर सकते हैं। कम्युनिटी दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी सपोर्ट, जैसे कि आसपास के लोग हैं या स्पिरिचुअल या रिलीजियस लीडर्स हैं। लेकिन अगेन दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर कंट्री कि जब पेशेंट को दिक्कत होती है, और हमारे देयर इज नो शॉर्टेज ऑफ साधुज एंड बाबाज एंड all the other problem, like this thing, spiritual, so called spiritual leaders who will say कि अभी हम ये करेंगे और आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। और अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ लिटरेसी की वजह से इट्स अ लॉट ऑफ पेशेंट्स गो द रॉन्ग वे। कभी कभी पेशेंट्स इवन उनका मेडिकल ये छोड़ देते हैं कि नहीं, हम तो इससे ही ठीक हो जाएंगे, तो वो भी गलत बात है। तो वो भी हम करेक्ट स्टाइल से, करेक्ट ये करके, रिस्पेक्टिंग द पेशेंट सेंटिमेंट, रिस्पेक्टिंग के उनकी जो ख्यालात है, उनका जो डिसीजन मेकिंग है, उसको ना चेंज करते हुए एटलीस्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं, उसकी उनको सही जानकारी दे सकते हैं। एक पैलिएटिव टीम में कौन कौन रहता है? अभी मैंने बहुत बार बोला है कि एक टीम वर्क है, तो लेकिन उसमें कौन कौन होना चाहिए? तो एक फिजिकल डायमेंशन को ट्रीट करने के लिए नर्स, फिजिशियंस यानी डॉक्टर्स तो होते ही है, उसके अलावा नर्सेज रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट रहते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट, सो ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपिस्ट होते हैं। देन न्यूट्रिशनिस्ट, जो आपको खाने पीने की जानकारी देंगे, सप्लीमेंट्स के बारे में बताएंगे। फार्मासिस्ट, जो आपको दवाई के बारे में बराबर बताएंगे। एंड वॉलंटियर्स आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट एस्पेक्ट्स। फंक्शनल डायमेंशन, जब लाइक वॉकिंग है या लाइक जस्ट द डेली फंक्शनल हेल्प दैट अ पेशेंट नीड्स, उसमें भी वॉलंटियर्स का बहुत काम होता है। लाइक पेशेंट्स, लाइक दे कैन सपोर्ट द पेशेंट एंड वॉलंटियर्स आर देयर टू make life easier for the functional daily routine functioning of the patients. And उसके अलावा फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एंड नर्सेस का काम होता है। इंटरपर्सनल डायमेंशन, दैट्स साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट, जो काउंसलर्स हम बोलते हैं, सोशल वर्कर्स, वॉलंटियर्स रहते हैं। वेलबींग डायमेंशन, अगेन साइकोलॉजिस्ट, चैपलिन मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, लेकिन जो इधर हमारे देश में भी जो स्पिरिचुअल लीडर्स है, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में नहीं लेकिन जनरल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करते हैं, उनको हम इन्वॉल्व करते हैं। ट्रांसटेंशल, सो या अगेन मेडिटेशन और अलग अलग तरीके की इनकी हम पूरे अलग अलग तरीके से ये टीम वर्क करके ये करते हैं। सो द प्री रिक्विजिट्स, जो पहले से एक पैलिएटिव टीम में होना बहुत बहुत ज़रूरी है, वो एक तो है इफेक्टिवनेस। सो हाउ जो कम्युनिकेशन रहती है, ये टीम में इतने सारे अलग अलग लोग रहेंगे, तो पूरे टाइम उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगा या ये कुछ होगा,
तो फिर काम नहीं चलेगा, उसका वो पेशेंट के लिए बेनिफिट में नहीं रहेगा। तो इसके लिए द टीम हैज़ टू बी प्रॉपरली लिंक्ड एंड द कम्युनिकेशन बिटवीन द टीम हैज़ टू बी वेरी गुड। सो लाइक जब डॉक्टर कुछ बोलते हैं या ऑन्कोलॉजिस्ट कुछ बोलते हैं, तब वो पैलिएटिव केयर फिजिशियन का भी वो इन्वॉल्वमेंट होना और टू बी ऑन द सेम पेज, फॉर एवरीबडी टू बी ऑन द सेम पेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Communication, I've already said that how you communicate with the patient and with each other is very very important. Training, now this is another thing which everybody seems to feel कि palliative care में क्या है, हम सब कर सकते हैं, लेकिन ये अगेन गलत है. पैलिएटिव केयर का एक स्पेसिफिक ट्रेनिंग रहता है जिसमें हम एम्पैथी कैसे दी जाती है, हम पेशेंट्स के साथ बातचीत कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर है, प्रॉपर ट्रेनिंग है. काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे अभी ऑल ओवर इंडिया तो पैलम इंडिया जो केरला में है वो सबसे बड़ा है, लेकिन इवन इंडिया बॉम्बे में टाटा मेमोरियल सेंटर एक पूरा 6 वीक 7 वीक का कोर्स कंडक्ट करते हैं हर साल, जो सिर्फ पैलिएटिव केयर ट्रेनिंग के लिए होती है. एंड हार्मनी इन वर्किंग टुगेदर, सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, वो एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ये है. एंड द बेसिक मेडिकल एथिक्स वो हमको कभी कभी भूलना नहीं चाहिए. रिस्पेक्टिंग द पेशेंट्स ऑटोनॉमी, यानी जो पेशेंट करना चाहता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है. As a doctor, it's not for me to decide what is good for the patient. It has to be a communicative effort. I have to communicate to the patient and respect what the patient has to say to me. Beneficence, that is to do good. So that has to be always be there at the back of your mind, that you are doing something for the betterment of the patient and the family, not because it's going to add a feather to your cap, not because कि ये आपको क्या फायदा होने वाला है वो नहीं देखते हैं, पेशेंट और पेशेंट के फैमिली को क्या फ़ायदा होने वाला है वो देखते हैं. जस्टिस, टू बी फेयर, कि किसी को भी हम ऊपर ऊंच नीच कोई भी नहीं देखता है. एंड अंडरस्टैंडिंग द लिमिट्स ऑफ ईच ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डॉक्टर्स को भी लीगली एंड एथिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डॉक्टर्स टू रियलाइज कि जब फ्यूटाइल ट्रीटमेंट देते हैं, जब डॉक्टर्स को ऑफकोर्स वन इज देयर मेडिकल नॉलेज कि अभी उनको पता होना चाहिए कि अभी इसके अलावा इसके आगे हम कुछ और नहीं कर सकते हैं. तो व्हेन इनफ इज इनफ जब बोलना है तो डॉक्टर्स को वो, आई थिंक इट्स अ लीगल एंड एथिकल दिस थिंग दैट वी हैव एज डॉक्टर्स, दैट वी शुड नो व्हेन टू स्टॉप ट्रीटिंग. एंड व्हेन अ कॉम्पिटेंट पेशेंट हु इज टर्मिनली इल मेक्स एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, जैसे कि लाइक ही इज इन हिज साउंड माइंड एंड ही मेक्स अ डिसीजन कि बस अभी मुझे आगे का ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो वो पेशेंट का राइट है, वो पेशेंट का हक है, उनको हमको रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है. एंड द डॉक्टर हैज़ टू फॉलो दैट. वी हैव टू, इट्स नॉट जस्ट रिस्पेक्ट इट बट इट शुड बी बाइंडिंग ऑन द डॉक्टर. एंड इट ऑल्सो डज नॉट मीन कि विथहोल्डिंग और विड्रॉइंग अ फ्यूटाइल ट्रीटमेंट इज यूथनेशिया, क्योंकि ऐसे भी नहीं लगना चाहिए पेशेंट को, या पेशेंट से ज़्यादा कभी फैमिली को गिल्ट होता है कि हम ऐसे करके पेशेंट को मार रहे हैं. ऐसे करके पेशेंट को मार नहीं रहे हैं, ऐसे करके पेशेंट की सिर्फ तकलीफ़ें दूर कर रहे हैं. कि जब पेशेंट चाहते हैं कि अभी मुझे बस हो गया, अभी आज आगे मुझे ये ट्रीटमेंट नहीं लेना है, कीमोथेरेपी नहीं लेनी है या कुछ भी नहीं करना है, तो वो पेशेंट का एक रहता है. It's the patient's prerogative to decide what they want, and the family should not take it as euthanasia or should not feel guilty about it. और ये पैलिएटिव केयर किधर दे सकते हैं? हम किधर भी दे सकते हैं. ओपीडी में दे सकते हैं. अभी तो काफ़ी सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो है ही, टाटा मेमोरियल जैसे बड़े हॉस्पिटल में तो है ही पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट, लेकिन इवन प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैव नाउ स्टार्टेड अ सेपरेट प्रॉपर पैलिएटिव केयर डिपार्टमेंट. सो उनका सबका ओपीडी रहता है, पेशेंट्स वो ओपीडीज में जा सकते हैं. जब डॉक्टर्स को लगता है कि नहीं वार्ड में एडमिट करने की ज़रूरत है तो वो हॉस्पिटलाइज करते हैं. हॉस्पिस, अभी एक हॉस्पिस का कॉन्सेप्ट वापस थोड़ा अलग है. अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री में और स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में बहुत कम हॉस्पिसेस है. आई थिंक देर आर नॉट मोर देन 4 or 5. बॉम्बे में जो शांति आवेदना है वो सबसे बेस्ट एंड सबसे पुराना हमारा एक हॉस्पिस है.
जिधर पेशेंट को सिर्फ शांति से रखते हैं, उनका पेन का मैनेजमेंट डेफिनेटली होता है, लेकिन उसके अलावा और कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होता है. लेकिन everything else that I mentioned, taking care of the psychosocial support and all those other aspects of care is given in a hospice. And finally, as I mentioned, ये घर में भी कर सकते हैं. घर तो छोड़ो, हम आजकल we've seen that patients जो रास्ते पे रह रहे हैं, हम उधर तक भी जाके उनको पैलिएटिव केयर दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग स्पेशली इन अ सिटी लाइक बॉम्बे रास्ते पे भी रहते हैं. तो हम हमारे टीम्स जाके उनको रास्ते पे भी ये पैलिएटिव केयर दे सकते हैं. तो ये किधर भी दे सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बच्चे लोग को भी. दैट्स अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई हैव नॉट एम्फसाइज्ड इनफ, कि ये सिर्फ अडल्ट के लिए नहीं है. पैलिएटिव केयर या सपोर्टिव केयर जो है वो बच्चों के लिए भी है, और बच्चों के लिए भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि अडल्ट के लिए है. सो इट शुड नॉट बी थॉट कि बच्चे हैं तो उसको पैलिएटिव केयर की ज़रूरत नहीं है. अभी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि अभी के लिए हमारी थोड़ी चैलेंजेस थोड़ी अलग सी है. स्पेशली ये कोविड-19 के टाइम पे, तो ये कोविड-19 ने तो सबको हिला के रख दिया है, हर एक इंडिविजुअल को हिला के रख दिया है. लेकिन एक कैंसर पेशेंट के लिए इस टाइम में मैनेज करना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया है. नंबर वन, कि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड रहती है, उसके वजह से वो ज़्यादा हाई रिस्क हो जाती है. और स्पेशली अभी तो फिर भी धीरे धीरे सब बेटर हो रहा है, लेकिन जब पूरा लॉकडाउन था तब पेशेंट्स को बहुत बहुत परेशानी होती थी. एक तो थे जो न्यूली डायग्नोज पेशेंट्स थे, जो जस्ट बिगिनिंग में होते थे, तो उनको एक ऑन्कोलॉजिस्ट तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया था. काफ़ी लोग जो गांव से मुंबई आते हैं वो तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो गया था. फिजिकल सिम्टम्स भी जो उनके रहते थे, हम उसको एड्रेस सिर्फ टेलीफोन या टेलीफोनिकली या बात करके कर सकते थे. उनका कुछ भी इलाज एक्चुअल नहीं कर सकते थे. हम उनको बॉम्बे बुला नहीं सकते थे, हम उनको हमारे क्लिनिक्स में बुला नहीं सकते थे. तो एक बहुत 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 बड़ी परेशानी पेशेंट्स और उनके फैमिलीज़ के लिए हो गई थी. सोशल एंड फाइनेंशियल इश्यूज तो अभी आप जैसे देखते हुए कि ये पूरा ग्लोबल रिसेशन है. फाइनेंशियली द इकोनॉमिक्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड हैव बीन डिस्ट्रॉयड, और हमारा देश तो वैसे भी इकोनॉमिकली ये है, कॉम्प्रोमाइज है. तो इसके लिए हमको ये ज़्यादा ही तकलीफ़ें देखने को मिलती है. एंड सो पैलिएटिव केयर was one thing which, at least by talking to the patients and managing their symptoms even telephonically, we were able to manage it. And for patients who were already on therapy, उनके लिए भी बहुत तकलीफ थी, क्योंकि ICMR, which is our Indian Council of Medical Research, had laid down guidelines कि ये पैंडमिक के दौरान जो एकदम इमरजेंसी ट्रीटमेंट है, इमरजेंसी कीमोथेरेपी है, उनको ही दी जानी चाहिए. जितना हम वेट कर सकते हैं उनका उतना वेट करना चाहिए. लेकिन उससे क्या होता था कि वो पेशेंट की एंजाइटी और बढ़ जाती थी, क्योंकि उनको लगता था कि हम कीमो का साइकिल मिस करेंगे तो हमारा डिजीज़ और ज़्यादा हो जाएगा, या अभी सर्जरी नहीं हो सकती है, कीमो ऑलरेडी ले लिया है, नियोजोन कीमो दे दिया है, ट्यूमर श्रिंक हो गई है, लेकिन अभी सर्जरी नहीं हो सकती है. सो ये प्रॉब्लम सब रियल भी थे. और जब पूरा सब काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स लॉकडाउन में थे, पैलिएटिव टीम्स, केयर टीम्स एटलीस्ट फ़ोन पे बात करके पेशेंट्स को थोड़ा अश्योरेंस दे के उनके प्रॉब्लम्स थोड़ा कम करने की हम ट्राई करते थे. दे वर नॉट एबल टू प्रोक्योर मेडिसिन. मॉर्फिन जैसी भी एक जो बेसिक पैलिएटिव केयर की मेडिसिन है, वो भी उनके लिए बहुत बहुत अक्वायर करने के, जो बाहर निकाल के बाय करने के लिए बहुत तकलीफ हो चुकी थी. तो वापस हमारी जो नेटवर्क्स है और हमारी टीम्स के दौरान हम जितने हो सकते थे उतने कैंसर पेशेंट्स की मदद करने की ट्राई कर सकते थे, स्पेशली उनको घर में रख के. सो सॉल्यूशंस में हमने ऐसे ही देखा कि वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट, पैलिएटिव केयर फिजिशियन, और इससे अलावा जनरल फिजिशियन जो जीपीज रहते हैं, उस जो आपके आसपास रहते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट, ये टीम के साथ जुड़ा रहना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है.
क्योंकि वो आपके सबसे करीब रहते हैं, जो आपके जीपीज रहते हैं, फैमिली डॉक्टर्स जो रहते हैं। और जब ऑन्कोलॉजिस्ट या तो पैलिएटिव केयर फिजिशियंस उनके साथ बात करके आपका इलाज कर सकते हैं, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। पेशेंट्स, हाँ, तो जीपीज का तो मैंने जिक्र किया ही। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, एटलीस्ट मुंबई में एक बहुत अच्छी अभी चीज़ हो रही है, वो एक पूरी नेटवर्क हो रही है पैलिएटिव केयर डॉक्टर्स की। ये एक मैं क्लास में एक आपको लिंक दिखा सकूंगी और आप ले सकते हैं उसका। इसमें से एक ऑलमोस्ट 25-30 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस है ये नेटवर्क में, जो अगेन पब्लिक हॉस्पिटल्स से है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स से है, इंडिविजुअल फिजिशियंस है, एनजीओज है, जैसे हमारे जैसे काफ़ी सारे अलग भी एनजीओज हैं, जो एक पूरी मुंबई नेटवर्क ऑफ पैलिएटिव केयर करके टीम बनाई है, और वो पूरी मुंबई में फैली हुई है। सो साउथ मुंबई से लेके पूरे पूरे कोना कोना तक, within the Mumbai limits, you will find access to a palliative care physician. टेलीमेडिसिन, ये टेक्नोलॉजी की अभी बहुत ये हुई है, यूज़ हुआ है, एंड आई थिंक काफ़ी सारे लोग अभी धीरे धीरे, लाइक फॉर एग्जांपल आज का हमारा वेबिनार भी एक बिल्कुल टेक्नोलॉजी ड्रिवन ये है। और पैंडमिक के पहले किसी ने कभी ज़्यादा सोचा नहीं था उसके बारे में, लेकिन अभी टेलीमेडिसिन बहुत कॉमन हो चुका है। कोई भी पेशेंट को बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, उनके रिपोर्ट्स डॉक्टर्स को भेज सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू से डॉक्टर्स के साथ बातचीत हो सकती है। तो ये टेलीमेडिसिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल मिल गया है सबके लिए। एंड एज आई सेड, इवन अक्वायरिंग मेडिसिन सच एज मॉर्फिन, जो एकदम प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड है, वो एक ओपियोइड है, कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे नेटवर्क के द्वारा these kind of medications also we made sure that ये COVID-19 के टाइम पे पेशेंट्स को कुछ दिक्कत नहीं हो। एंड ऑफ कोर्स patients, doctors did home visits also, wearing full protective gears, PPE kits, ये सब की यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया था। And again, coming back to a holistic approach, which was, you know, a good communication between all the physicians, patients, families, all the other people participating in palliative care was very, very important. So again and again and again, I'll keep stressing that it's a teamwork. It's not, palliative care is not given by one person. एंड जस्ट टू गिव यू अ ग्लिम्स कि हमारे वहाँ क्या होता है, हम क्या करते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये हमारा एक सेंटर है जो मासीना हॉस्पिटल बाइकला में है। ये एक बिल्कुल सरीन एटमॉस्फेयर में है, बिकॉज अगेन एज आई सेड, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पेशेंट्स काफ़ी हॉस्पिटल्स में ऑलरेडी टाइम बिता चुकते हैं, तो हम जब उनको पैलिएटिव केयर देते हैं, हमको उनका एनवायरनमेंट और द फुल एटमॉस्फेयर हैज़ टू बी कम्प्लीटली डिफरेंट। सो दिस इज़ व्हाट आवर सेंटर लुक्स लाइक। उसमें हमारी फैसिलिटीज़ है, जो डॉक्टर्स तो ऑफकोर्स पैलिएटिव केयर फिजिशियंस तो है ही, उसके अलावा हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट्स है, काउंसलर्स है, फिजियोथेरेपिस्ट्स है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट्स है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट्स है जो दम लेने के लिए, ब्रेथलेसनेस है, वो सब हमारी प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास थेरेपिस्ट्स है, और न्यूट्रिशनिस्ट्स है जो हर एक पेशेंट का खुद का अपना डाइट चार्ट बना के पेशेंट्स को देते हैं, उनको सप्लीमेंट्स देते हैं, उनके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स एंड उनकी जो हैबिट्स हैं, जो वेजिटेरियंस है उसको हाई प्रोटीन कैसे दे, नॉन वेज है तो हाई प्रोटीन डाइट पे रखना बहुत इजी हो जाता है, लेकिन वेजिटेरियंस के लिए भी नामुमकिन नहीं है। तो वो एक न्यूट्रिशनिस्ट का होना जो उनको सही तरीके से समझा सके द बेनिफिट्स ऑफ गुड न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वी हैव ऑल दीज पीपल in our on-care team. And apart from the medical part, what we do as a routine process every day, Monday to Friday, we have several different sessions of all these different activities, such as we do yoga. जो योगा तो सबको ही पता है कि it's not just physical, but it's one of the best forms of physical and mental exercise. And उसमें breathing में भी health होती है, उससे anxiety कम होती है. There are multiple benefits of yoga, and ये हम हफ्ते में 2 बार कराते हैं। उसके अलावा, as I said, when we are talking of a holistic approach, just talking to a counselor again doesn't help. So we have therapists who involve in art-based therapies. They do music and movement therapies. They teach you mindfulness. तो अभी ये mindfulness क्या है? आजकल बहुत ये mindfulness की चर्चा हो रही है। Mindfulness और कुछ नहीं है, लेकिन एक पेशेंट को या एक इंडिविजुअल को, पेशेंट को नहीं, एक इंडिविजुअल को
एक प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम पीछे जो हो चुका है उसकी फिक्र करने से फायदा नहीं है, आगे क्या होने वाला है उसकी भी फिक्र करके फायदा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है वो किसी को भी पता नहीं है. Like this is the standard, this thing I tell all my patients, that when you ask me for time, I don't know how much time I have. I know that someday I have to go, but beyond that, we don't know. So let's live in the present moment. And mindfulness is nothing but a method which teaches you to be in the present moment. आज की घड़ी में कैसे बेस्ट आज की घड़ी एंजॉय कर सके, वो माइंडफुलनेस के थ्रू से सिखाया जाता है. न्यूट्रिशन के लिए काफ़ी टाइम हम बोल देते हैं कि ये खाओ वो खाओ, लेकिन वो कैसे खाए वो पता नहीं चलता है. तो हमारे पास जो डाइटरी एक्सपर्ट्स है वो आके एक्चुअल रेसिपीज डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. जब वो बोलते हैं व्हीट ग्रास खाओ, तो व्हीट ग्रास के बेनिफिट्स क्या है, उसको कैसे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, वो सब उनको बताया जाता है. म्यूज़िक तो वी नो एज अ यूनिवर्सल हीलर, so we have a lot of music sessions, dance sessions, group counseling, as I again said, support groups, group counseling. जैसे कि like every individual feels कि ये सब तकलीफ सिर्फ मुझे हो रही है, but it's only when they come in a group, जब ग्रुप में आते हैं तब पता चलता है कि मेरी जैसी तकलीफ है वो सेम तकलीफ कितने और लोग को भी होती है. So it is very important to see all that. And physiotherapy and all I've already mentioned. So in summary, I think we can just say that it's an interdisciplinary care. It's important to determine the cause of the symptoms and effectiveness of the therapeutic interventions. यानी कुछ करते ना जाओ, पहले उनका देखो कि उसका फायदा हो भी रहा है कि नहीं. And incorporate non-pharmacological measures as well as pharmacological, यानी कि दवाई के अलावा और ये सब जो भी चीज़ें मैंने बोली है उनका भी इम्पोर्टेंट ये करना है. ये एक लिंक है जो मैंने पहले बताया था, जो हमारे मुंबई पैलिएटिव केयर के लिंक है, जिसमें आपको सबके नेम्स, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर्स सब कुछ मिल सकते हैं. ऑर्गेनाइजर शेयर कर सकते हैं, आपको रिक्वेस्ट करना है आप ऑर्गेनाइजर से शेयर आप मांग सकते हैं ये लिस्ट के लिए. और मैं बहुत सारी चीज़ बोल सकती हूँ, बहुत सारा कर सकती हूँ, लेकिन लाइक दे से इन इंग्लिश, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग इट. अब जब तक पुडिंग को खाओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा कि इसका फ़ायदा है भी कि नहीं. इसके लिए मुझे बोलना, ये सम ऑफ आवर पेशेंट्स, जो हमारे पेशेंट्स ने बताया है, एक पेशेंट ने बताया है कि ऑनकेयर मेरे लिए ऑनकेयर एक पैरासिटामोल जैसा है. जैसे मैं ऑनकेयर में जाता हूँ तो मेरे सब पेन दर्द दूर हो जाती है. किसी और ने बताया है कि ऑनकेयर एक फैमिली जैसा है, मेरा एक पूरा एक दूसरा फैमिली बन गया है, क्योंकि इधर हम मेरे साथ मेरे जैसे और कितने सारे लोग हैं और उसके साथ मुझे इतनी ये कंफर्ट मिली है. और बहुत सारे और हैं जो हमारे पेशेंट्स सेटिस्फाइड पेशेंट्स मानते हैं और थैंकफुली हमारे लिए बोलते हैं. So at the end, I would say thank you very much for listening to me, and again believing in this thing that हम जब किसी आउटकम को, द फाइनल क्या होने वाला उसको शायद चेंज ना कर सके, पर उसकी जर्नी को डेफिनेटली थोड़ी बेहतर बना सकते हैं. तो कैंसर में भी फाइनल आउटकम क्या होगा वो तो हमको कभी इतना ये पता नहीं चलता है यार. हम उसको बदल नहीं सकते हैं, आउटकम को बदल नहीं सकते हैं, लेकिन जो जर्नी है एक पेशेंट की उसको डेफिनेटली थोड़ा इम्प्रूवमेंट उसमें कर सकते हैं. तो आपके कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, और मैं जितनी हद तक हो सकती है उतना आपको आंसर्स दे सकती हूँ. ओके, सो ये एक पहला सवाल मैं लेने वाली हूँ जो मिस्टर हेमंत मोनी मिश्रा के थ्रू से है कि डॉक्टर पैलिएटिव पेशेंट्स शुड कंटिन्यू विद कैंसर मेडिसिन और ओनली विद पेन मैनेजमेंट एट क्रिटिकल स्टेज. सो अगेन जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो
एक oncologist और palliative care physician का टीम वर्क होना चाहिए. If the oncologist feels के एंटी कैंसर ट्रीटमेंट देने से भी उसमें फ़ायदा होता है, तो वो पैलिएटिव कीमो या पैलिएटिव सर्जरी या वो इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं, उसके साथ साथ में पेन मैनेजमेंट भी करते हैं. लेकिन वो एक डॉक्टर का इन्फॉर्म डिसीजन रहेगा, बिकॉज द डॉक्टर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड that whether giving that chemotherapy or whether doing that surgery, if it is going to help the patient, then definitely वो दोनों साथ में हो सकते हैं. If it is the risk versus benefit, as I said, वो risk ज़्यादा है benefit से होने से, तो फिर सिर्फ pain management होनी चाहिए. Then there is another question from Somnath Pathak. I'm going to take that. There is any option if case is shifted to palliative care center? So again, as I will repeat, कि it's palliative care center में जब बोलते हैं कि ये जाना है, I would say कि वो पहले से ही बोलना चाहिए, not कि जब डॉक्टर ने बोला है कि अभी कुछ नहीं हो सकता है, अभी आप palliative care में जाओ. आज के हिसाब से, आज के टाइम्स के हिसाब से जैसे डायग्नोसिस शुरू हुए, वो टाइम से ही पैलिएटिव केयर शुरू करना चाहिए. और इवन सपोजिंग ऐसा नहीं हुआ है एंड एंड में हुआ है, डेफिनेटली पैलिएटिव केयर का बेनिफिट लेना चाहिए, बिकॉज इफ नथिंग एल्स, एटलीस्ट योर एंड ऑफ द पेशेंट्स एंड ऑफ लाइफ विल बी मोर कंफर्टेबल. एंड एज आई सेड मेनी टाइम्स, क्या होता है कि एंड ऑफ लाइफ के टाइम पे जब पेशेंट्स को पहले से बताया नहीं गया है, जब पेशेंट्स एंड फैमिली को उनके एक्सपेक्टेड क्या प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, क्या तब वो पेशेंट और फैमिली बहुत घबरा जाते हैं और फिर भाग के हॉस्पिटल चले आते हैं. पहले से जब पैलिएटिव केयर सेंटर में जाते हैं तो उधर उनको पूरी तरह से समझाया जाता है कि ये होगा तो आप ये कर सकते हो, या घर में पेशेंट का कैसे इलाज कर सकते हो. सो इन दैट सेंस आई थिंक गोइंग टू अ पैलिएटिव केयर सेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, I've got one more question. I hope I'm satisfying the people's questions with the answers. If not, you can please continue to ask more. There is a question by Palyeka Siddesh, who asks, who else besides the patient will benefit from palliative care? So exactly what I've been saying again and again. The entire family, all the caregivers who are there in the family will benefit from palliative care. Because in palliative care, we don't talk to a single individual. We talk to the family. We talk to the patient separately. We talk to them as a family group. We have group discussions with the family because we want to know their goals of care. कि पेशेंट या उनके फैमिली का एक्सपेक्टेशन क्या है, क्योंकि हर एक का एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस थिंग अलग होता है. किसी की बारी ऐसे होती है कि मुझे एंड ऑफ लाइफ में पेन नहीं होना चाहिए, जो भी है पेशेंट को जाए तो भी हम लोग तो वो तो एक्सेप्ट कर ही लेंगे, लेकिन हम उनको पेन में नहीं देख सकते हैं. तो वो जो हम बोलते हैं पैलिएटिव सेडेशन, जो एकदम बिल्कुल एंड ऑफ लाइफ में है, तो वी पुट द पेशेंट ऑन पैलिएटिव सेडेशन, which of course after that the patient को तो benefit means the patient is not aware, but definitely the family members are more at peace because they don't see the patient suffering like that, and for them it's a big this thing. So palliative care is extremely important for immediate family and all the caregivers, because it helps them and it teaches them of how to cope with the patient, this thing. And as I said, it's all palliative care also takes care of bereavement care, which is post the death of the patient. फिर क्या किया जाए? Sometimes we also have to take care of their social needs. Like कभी-कभी जब the main bread earner of the family गुजर जाते हैं, तो we make sure that the wife, or if there is a grown son, if he can give him employment or give him education and help them with that, उस तरह से भी फैमिली की पैलिएटिव केयर टीम्स जो रहती है वो सोशली भी उनको हेल्प कर सकती है. Somebody has asked for my contact details. You can ask the organizers. I'm happy to share my email ID with this thing, so the organizers can share my email ID with whoever wants it.
Okay, there is a Shailesh Kadam who asks how to manage patients' mental health during palliative care. So, as I said, we have several different techniques. We start with a counselor or a psychologist who will just talk to the patient individually, then along with the family or the spouse or whoever the immediate person is. We assess what their problems are. If we feel that just by therapy and by talking to them and giving them remedial ways and means of controlling their anxiety and depression, we can manage that, we stop there. If we feel that no, the depression is pretty severe, we refer the patient to a psychiatrist. The psychiatrist also, like if you have to give antidepressants, sometimes those are absolutely necessary, तब करते हैं. ज़्यादा तक we try to avoid putting the patient on medication because of mental health. but जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तब देनी ही पड़ती है and देनी भी चाहिए. So I think again I would like to emphasize कि जब एक डॉक्टर ने आपको बताया है कि ये उनको एंटी डिप्रेसेंट या कोई भी मेंटल हेल्थ के लिए भी मेडिकेशन देनी है, वो एक क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट जब आपके पेशेंट को असेस करके देते हैं, तो प्लीज़ डू कंटिन्यू विथ इट. ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि नहीं हम ये नहीं देंगे. तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब एक साइकियाट्रिस्ट पेशेंट्स की हेल्प करते हैं तब उनको उनकी ये देना बहुत ज़रूरी है. उसके अलावा टेक्निक्स लाइक एज आई सेड माइंडफुलनेस, टेक्निक्स लाइक योगा, meditation, deep breathing, all these things have shown a absolute confirmed this thing. Like I can share some data also, but it is like a proven method of releasing anxiety and any mental health problems. Then Mr. Pradeep Kadam has asked, how do you address spiritual issues? Now, this is a very interesting thing, as I said, especially in our country, when there are. So, basically, what we do is we stay away from any religious points of view, but we do have spiritual leaders, people who talk about spirituality and talking about a higher being, about a God or whoever you call it, and the presence of that and how certain things happen. So, keeping religion out of it, we try to address their spiritual concerns as as well as we can. But yes, as I said, we do face a lot of difficulty because we do in our country specifically have a lot of different religions. People have their own religious beliefs. So we do not try to say that what you believe in is wrong. That's not what we do. But we personally stay out of any religious concern, I mean, like religious aspects of it, but treat spirituality as a whole. We have people who talk about spirituality and they address their concerns. This is again a very often this thing about Milind Sakpal has asked, does palliative care shorten or lengthen life? So I would say it does neither. It just improves the quality of life and it improves the quality of death. That's what my belief is. The intention of palliative care is not to add days to your life, but it's to add life to your days. That's the basic principle of palliative care. As a result of it, we've very often seen that when patients are in a positive and in a good mindset, they are in a positive mindset, their capability of fighting the disease is much better. Hence, they may have a better prognosis. But there is, I would not say, I mean, both these lines are, I think, are a myth, that because palliative care does not shorten life, nor does it lengthen life. It only improves the quality of life. And again, I would like to say that even the quality of death, because in our country, I don't know if आप लोग ने पढ़ा होगा recently भी, और हर साल actually पेपर में एक रिव्यू आता है, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ रहती है, एक क्वालिटी ऑफ डेथ रहती है. और पूरी दुनिया में हमारी कंट्री इंडिया क्वालिटी ऑफ डेथ में सबसे नीचे रहती है. और उसका कारण यही है कि हम डेथ के बारे में इतना डरते हैं, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं. पेशेंट्स को या तो फैमिली को कभी प्रिपेयर ही नहीं करते हैं कि डेथ इवेंचुअलिटी जो है वो सबको फेस करनी पड़ती है, कभी ना कभी सबको फेस करनी पड़ती है. और जब वो एक्सेप्टेंस आती है पेशेंट्स और फैमिली में, तब उनका लेवल ऑफ एंजाइटी भी कम होता है.
और इवन लाइक जब जैसे मैंने बोला, कभी कभी हम देखते हैं कि जब वो एकदम एंड ऑफ लाइफ में हमको एकदम बुलाते हैं जो पहले नहीं आए हैं, वो पेशेंट इतनी पेन में है, इतना चिल्लाता है, इतना रोता है पेशेंट, लाइक लिटरली पेशेंट्स बेग फॉर डेथ कि अभी बस मुझे ले लो, अभी मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। तब पेशेंट्स हमको तब हम रिलेटिव्स हमको बुलाते हैं। तो हम हमेशा वही बोलते हैं कि ये सब आपको देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो हम आप हमको पहले से बुलाते हैं, जो हम उनके पेन का हम पहले से ख्याल रखते हैं, कि इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो पेशेंट बेचारा चिल्ला चिल्ला के मरे, वो it's absolutely not important. I mean, it's so there are ways of it. So the idea of palliative care is not to shorten or lengthen life, but it is to improve life and death, quality of life and quality of death. How to control the infection during treatment. So yeah, that I think is again an important aspect, which not only the oncologist but again the palliative care team can take care of it. So काफ़ी टाइम जैसे मैंने पहले भी बताया, जब हम कुछ भी एंटी कैंसर ट्रीटमेंट लेते हैं, सबसे पहली जो हमारी बॉडी में इम्पैक्ट होता है वो जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसमें होता है। तो जब इसके लिए हम बोलते हैं कि जब कैंसर पेशेंट ट्रीटमेंट से गुजर रहते हैं, उनको बिल्कुल ज़्यादा लोग में नहीं रहना चाहिए, आउटसाइड फूड नहीं खाना चाहिए। इसके लिए ये जानकारी देना, और एक्चुअली क्या होता है कि जब डॉक्टर्स लाइक पेशेंट सिर्फ डॉक्टर्स के पास, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट के पास इतना टाइम नहीं रहता है जो आपको ये सब चीज़ समझा सके। तो एक पैलिएटिव केयर टीम के पास इतने सारे अलग अलग लोग रहते हैं जो आपको हर एक चीज़ की जानकारी देते हैं कि इन्फेक्शन से भी कैसे बचा जा सकता है। यानी कि फर्स्ट थिंग इज डाइट, बाहर का कुछ भी बाहर का खाना नहीं खाना है, पानी बिल्कुल बॉईल करके पीना है, ज़्यादा लोग में नहीं जाना है। सो इट इज़ दिस थिंग, and preemptively sometimes like to boost your immunity and things like that, like certain vitamins and all can be taken, but as a rule most cancer patients on treatment, their immune systems are hampered and hence infection is a very major problem. and इसके लिए वो बच के रहना, इन्फेक्शन से दूर रहना, क्लेनलीनेस मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना घर में भी, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। How to control the side effects during the treatment and surgery. So again it is this, ये मिस्टर सुरेश गुप्ता ने क्वेश्चन पूछा है। सो ये again the entire palliative care team would have to approach them. साइड इफेक्ट्स के बारे में, पेन है तो पेन पैलिएटिव केयर फिजिशियन मैनेज कर सकता है, या तो आपके जो सर्जन खुद है वो पेन के लिए भी ऐसे अपार्ट फ्रॉम इवन दी ओरल मेडिकेशंस दैट वी हैव इवन सर्जिकल प्रोसीजर्स, वी हैव पेन ब्लॉक्स दैट कैन बी यूज्ड। सो पेन के लिए भी काफ़ी अलग अलग टाइप के देयर आर पेन स्पेशलिस्ट्स। अभी जो है पेन एक पूरी एक स्पेशलिटी बन गई है, जो पेन स्पेशलिस्ट रहते हैं जो आपकी पेन मैनेज कर सकते हैं। दूसरे साइड इफ़ेक्ट्स है तो एज आई सेड इट डिपेंड्स ऑन क्या साइड इफ़ेक्ट्स है, उसके हिसाब से उसका इलाज हो सकता है। इफ द पेशेंट इज गोइंग थ्रू any psychological problems or something, then a counselor can come and speak to the patient even post surgery. And as I said, आजकल तो most major hospitals में हॉस्पिटल की टीम्स में ही पैलिएटिव केयर टीम्स अभी बनाई गई है, बिकॉज इट्स नॉट कैंसर, ऑफ कोर्स कैंसर में तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन कैंसर के अलावा भी ऐसी बहुत सारी दूसरी जानलेवा बीमारी है जिसमें पैलिएटिव केयर यूज होती है। How manage family during end of life? There is no acceptance of family. So again, yes, this is a question from Mr. Pradeep Kadam, where he asks, how do you manage the family during end of life, and especially when there is no acceptance of the family? So communication, I would say just talk to the patients, and वो पहले से जब communication scheme एक बना रहता है, एक rapport पेशेंट और पैलिएटिव केयर टीम के बीच में बन जाती है, तब पेशेंट्स और उनके फैमिलीज भी हमारे साथ खुल के बात करते हैं। हम बिल्कुल जितना बने उतना ऑनेस्टी से उनको आंसर्स देते हैं, उनका लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस। सो देयर आर मेनी साइकोलॉजिकल वेज, लाइक व्हेन यू आर इन कम्युनिकेशन स्किल्स, देयर इज व्हाट यू कॉल आस्क टेल आस्क।
सो पेशेंट्स जितना हमको पूछते हैं, हम उनको सवाल जितना उनको जानना चाहते हैं, हम उतना उनको बताते हैं, और वैसे वैसे वो कम्युनिकेशन बनी रहती है। एंड धीरे धीरे वो एक्सेप्टेंस लाना आई थिंक हमारा काम है, जो कोई भी एक गुड qualified palliative care team will manage that through its multidisciplinary team. So वो सिर्फ एक पर्सन के साथ बात नहीं करेगा, हमारे टीम में भी हमारे काउंसलर्स है, फिर वो हमारे पास डॉक्टर्स के पास भी आते हैं, फिर वो वॉलंटियर्स के पास जाते हैं, सोशल वर्कर टीम के पास जाते हैं, कितनी टाइम उनकी अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं एंड ऑफ लाइफ के बारे में भी, स्पेशली फॉर पेशेंट्स हु आर फ्रॉम आउट ऑफ टाउन, उनके फाइनल राइट्स के बारे में उसकी परेशानी रहती है कि हम तो इधर से है नहीं, हम बॉडी वापस लेके जाए या इधर फाइनल राइट्स. सो ऑल दीज डिफरेंट एस्पेक्ट्स आर हैंडल्ड बाय डिफरेंट पीपल इन द टीम, and we try to bring that level of acceptance as much as possible in the this thing. As I said, that's the work of a good palliative care team. Okay, so there's a question by Prathamesh Bise. Does palliative means death? नहीं, मैं वापस वो बोलूंगी, palliative care end of life नहीं है. palliative care का मतलब ये नहीं है कि हम पेशेंट को और कुछ नहीं करेंगे और सिर्फ मरने देंगे. वो पैलिएटिव केयर नहीं है. पैलिएटिव केयर में हम पूरी तरह से ट्रीटमेंट करते हैं. हम इवन ट्रीट पेशेंट्स जो जस्ट बिगिनिंग ऑफ डायग्नोसिस में है, जिसका इलाज जस्ट शुरू हुआ है, उनको भी हम सिर्फ ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ मिलके सपोर्ट करते हैं. सो definitely palliative care does not mean death. It does not mean, जब आपको डॉक्टर बोले कि आप palliative physician के पास भी जाओ, तो उसका मतलब ये नहीं है. यस, पहले के ज़माने में और मे बी सर्टेन प्लेसेस में आज भी लोग पहले से रिफर नहीं करते हैं palliative care में और सिर्फ एंड ऑफ लाइफ में करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि palliative care सिर्फ एंड ऑफ लाइफ के लिए है या palliative care means death. Definitely no. Okay, so there is a Mr. Akshay Muluk, and he says, what is the criteria for palliative care? So again, I would say there is basically, again, depending on the need of the person. So the moment the oncologist feels कि उसको diagnosis दिया है, या कभी ऐसा भी होता है कि वो difficult diagnosis, breaking bad news, वो just bad news बताया है उनको कि आपको देखो ये कैंसर हुआ है, तो वो सुन के ही मैंने बोला वैसे पेशेंट्स और फैमिली हिल जाती है. और जैसे वो डॉक्टर को लग रहा है कि ये पेशेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उसको और हेल्प की ज़रूरत है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग वो लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं और उनको हेल्प करते हैं. So criteria as such, it is no fixed criteria. Criteria is for palliative care is any person going through a life limiting disorder, जिसको पता है कि हम अभी ये जो बीमारी या जो भी प्रॉब्लम है हमको, वो हम इससे ज़्यादा टाइम जिंदा नहीं रह सकते हैं, तब that is the criteria for palliative care. It is to improve the quality of life of a patient and the family in any life limiting disorder. And cancer is definitely a life-limiting disorder. So that criteria is that. Any other questions? The team, I would like you to pause. Okay. Okay, so there is a Neha Mehta who's asking, where is the palliative care center in Mumbai from Borivali to Koregaon? Again, as I said, if you take that link and you will see, there are certain centers. Kokilaben Hospital in Andheri definitely has a very good palliative care department. Apart from that, there are individuals also who take care of the entire that area, and you will find the names and numbers. You will have to contact the organizers to share the link with you. And if you once you go onto that link, or even on Facebook and all, if you go to Mumbai Palliative Care Network, you will find the link there. So there's a whole list of, I think, close to 30 organizations, there are some individuals also who do it. Means they are private people in private practice and they have their home care teams. So they take care of that.
Okay, what is the difference? So, Mr. Suresh Gupta asks, what is the difference between palliative and normal care of third stage patients suffering from cancer? So, again, there is, when you ask me for a difference, palliative care is not, it's so mostly like the oncologist takes care of the disease, the brain cancer. But when it comes to a later stage, and when they feel that none of their normal methods are not going to work, although as I said, it should not be only introduced only at that stage. Not it should, palliative care ideally should not be introduced, but some patients are diagnosed at stage 3. Then again, it comes that right from the beginning, it should be a teamwork. If the oncologist feels that yes, the treatment can be done through either radiation or chemotherapy or any of the conventional methods of, or even targeted therapies, and there are lots of new therapies which have come. If they feel that that's going to help the patient, definitely they will continue with that. Alongside with palliative care, where we take care of all the symptoms. So the basic difference being that the disease control is done by the oncologist and the symptom control is done by the palliative care team. So whether it's stage 3 or stage 1, that does not matter. It has to be a joint combined team effort throughout. So there is no, I mean, the difference basically is that when the main treatment or normal care, when you say normal care, I don't know what it means, but I'm supposing it means cancer care. So if the oncologist feels that yes, by giving any of these methods of cancer, anti-cancer treatment, it's going to help, definitely both should be done together. Any more questions? Okay, I think I see one more new one here, which is again from Pradeep Kadam, and how to deliver breaking bad news to patients and family. So, yes, this is a whole session in itself, what we call communication and communicating bad news. As I said, it has to be done with utmost honesty, so that no stage should any facts be hidden, but at the same time you don't have to dramatize it. Sometimes we feel it takes 2 to 3 sessions to actually break the bad news, because you have to see the acceptance levels of the patients and their families. So nowadays patients are all becoming very smart. They, before they come to the doctor, they get the report in their hand, they've already gone on to Google, they've already done their research, and they come with a whole host of questions. So you first hear them out. You hear, see what they have to say. What is it? How much is it that they have already understood? Then you start asking them questions. And then, like as I said, seeing the perceptiveness or the acceptance level of the patient and their family, you have to gradually, but as I said, it's a whole science and technique in itself. I cannot answer this question in like a few minutes, but basically it's a technique, it's a way that it has to be done. There are certain formats which we follow. We, as I said, ask a lot of questions, we see the perceptiveness of the patients, and if need be, we do it gradually over different sessions. On one day, the first day, we don't just give the full bad news. So it's done in bits and pieces, and but with full honesty. No fact should ever be withheld. That's very important. I would like to ask the team if they, because I can't see any more new questions. The CAF team, is there? Are there any new questions? So I don't think there are any more questions. So I would once again like to conclude by thanking CARF and thanking them for giving me this opportunity, because really ये often हम लोग बहुत बारे टाइम कैंसर के बारे में बात करते हैं और अलग अलग चीज़ के बारे में बात करते हैं, लेकिन पैलिएटिव केयर जो इतनी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो काफ़ी टाइम उनको इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है. सो इसके लिए मैं कार्फ का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मुझे ये मौका दिया गया कि आपको पता कर सकूँ कि पैलिएटिव केयर की इम्पोर्टेंस क्या है एक कैंसर पेशेंट और उनके फैमिली के लिए.
Or finally, I'd like to conclude by introducing our next speaker in the series, who is going to be Dr. Pushpak Chirmade. His session will be on the 30th September, and Dr. Pushpak will be talking on the Gynecological Cancer Awareness Month. It's time to open up. So, the importance of gynecological cancers is what Dr. Pushpak Chirmade will be addressing on 30th September. So, I would like to plead all the viewers to be part of that session too. Thank you very much. Thank you for giving me this opportunity.